विद्यार्थियों नमस्कार। आपको घना घना राम राम। आप सबका स्वागत है इस कक्षा 10वीं की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो देखो, इसमें आपके परीक्षा में प्रश्न आता है 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो गुप्त वंश के जितने भी शासक हुए उनके बारे में याद रखना, वो कौन से धर्म को मानते थे। तो गुप्त वंश के शासक सभी वैदिक धर्म को मानने वाले थे। वैदिक धर्म को मानने वाले थे, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ ये याद रखनी कि गुप्त वंश में जो राजकार्य की भाषा थी, जो राजकार्य के होते थे, वो कौन सी भाषा में होते थे। तो याद रखना, संस्कृत भाषा में होते थे। यानी गुप्त काल में जो राजकार्य की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। गुप्त वंश में और क्या हुए, तो देखो एक गुप्त वंश के बारे में बताया है कि यहाँ की प्रजा बहुत सुखी थी। किसने बताया है? तो एक चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया। और ये किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया कि प्रजा सुखी थी, यहाँ पर सुशासन था, सुशासन, चोरी कम होती थी। और क्या बताया इसने कि राजा द्वारा कठोर दंड नहीं दिया जाता था, कठोर दंड नहीं दिया जाता था। ये चीज़ें इसने चीनी यात्री फाहियान ने बताई। अपने 2 चीनी यात्री याद रखने हैं कक्षा 10वीं में। कौन कौन से? एक तो फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, और एक याद रखना है वेनसांग। वेनसांग गुप्त काल में नहीं आया था, ये हर्ष के समय में भारत आया था, हर्षवर्धन के समय में, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो 2 चीनी यात्रियों के नाम याद रखने, एक तो वेनसांग और एक फाहियान। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और क्या था? तो इस समय एक प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, एक विद्वान के बारे में, कालिदास ने इसी समय में अपनी रचनाएं लिखी है। कौन कौन सी? तो एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये नाटक लिखा कालिदास ने गुप्त काल में ही। और एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम था मेघदूत। रघुवंश का भी नाम आता है। अपने 2 चीजें याद रखनी, कालिदास की रचनाओं के नाम लिखिए। परीक्षा में पूछा जाता, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि पहला पार्ट हमारे 5 नंबर का है। तो एक 4 नंबर का तो बड़ा प्रश्न आएगा, और एक 1 नंबर का छोटा प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत नाम की अपनी 2 रचनाएं लिखी। ये था नाटक, क्या था? नाटक। और ये था महाकाव्य। महाकाव्य नहीं कह सकते इसको, एक काव्य ही कह दो तो ठीक है। तो मेघदूत नाम का काव्य लिखा। अब देखो 2 बड़े महाकाव्य कौन से? एक तो रामायण और एक महाभारत। प्रारंभ में इसका नाम जय संहिता था, महाभारत। ये अपने वर्तमान स्वरूप में इसी समय में आए। वर्तमान स्वरूप में कब आए? तो गुप्त काल में वर्तमान स्वरूप में आए। बहुत सारी चीजें हुई, इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग, दोनों चीजें याद रखना। स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। कालिदास की 2 रचनाओं के नाम याद रखना है, रामायण महाभारत वर्तमान स्वरूप में इसी समय आए। एक को याद रखना है शूद्रक ने अपनी रचना लिखी मृच्छकटिकम।
मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। ये शूद्रक भी गुप्त काल में ही हुए। तो इनकी रचना का नाम भी याद रखना, मृच्छकटिकम नाम की रचना शूद्रक ने गुप्त काल में ही लिखी। एक और हुए अमर सिंह, अमर सिंह यहाँ ऊपर लिख दूं मैं, अमर सिंह। इनको कोशकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशकार, क्योंकि इन्होंने अमर कोश की रचना की, अमर कोश, अमर कोश की रचना की। तो ये सब चीजें गुप्त काल में हुई, इसीलिए गुप्त वंश की ये सांस्कृतिक उपलब्धियां कहलाती है। इसके अलावा और भी देखो, वराहमिहिर और आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपने नाम सुना है, बिल्कुल अच्छी बात है। वराहमिहिर और आर्यभट्ट इसी समय गुप्त काल में हुए, और इसी समय में दशमलव, जिसको हम शून्य पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में, दशमलव की खोज हुई। किसकी खोज हुई? दशमलव। दशमलव की खोज कहाँ हुई? भारत में। तो किस समय में हुई? गुप्त काल में। और ये बाद में जब भारत पर अरब आक्रमण हुए तो अरबों के माध्यम से यह ज्ञान यूरोप तक पहुंच गया, पहुंचा। तो ये चीज़ भी याद रखना कि दशमलव की खोज भारत में हुई थी और आर्यभट्ट ने की थी, और गुप्त वंश के समय में की थी। और यह दशमलव जब भारत में अरबों ने आक्रमण किया भारत में, तो अरबों के माध्यम से यह ज्ञान यूरोप तक पहुंच गया। इसके अलावा देखो, धातु कला, धातु कला, चित्रकला, इन सब के अच्छे उदाहरण गुप्त काल में ही मिलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? अजंता की गुफाएं, सभी नहीं, कुछ गुफाएं गुप्त काल में बनी, अजंता की गुफाएं। और एक और चीज़ याद रखना अपने को, क्या चीज़ याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय, जैसा हमने पहले पढ़ा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो यहाँ नालंदा याद रखना आपने। नालंदा में तांबे की, बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा अपने को प्राप्त होती है। नालंदा में तांबे की, बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा प्राप्त होती है। वो गुप्त वंश की ही देन है, गुप्त काल की ही देन है। और क्या चीज़ है? देखो, एक दिल्ली में लोहे का स्तंभ है। धातु कला के बारे में बात करें, लोह स्तंभ, लोह स्तंभ यानी लोहे का एक बड़ा खंबा, लोहे का खंबा। और कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसको कहा जाता है महरौली का लोह स्तंभ। क्या कहा जाता है? महरौली का लोह स्तंभ, महरौली का लोह स्तंभ। देखो इसकी क्या विशेषता है कि ये गुप्त काल का बना हुआ स्तंभ है, लेकिन आज तक जंग नहीं लगा इस पर। क्या नहीं लगा? जंग नहीं लगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि इतनी उन्नत अवस्था में गुप्त काल में हमारे भारत की धातु कला थी कि दिल्ली में महरौली का लोह स्तंभ है, आज तक उस पर जंग नहीं लगा। तो ये चीज थी गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब देखो, कहीं पर समाज के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाए इससे, तो वो भी देखते हैं हम। गुप्त काल में समाज कैसा था?
गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज, तो गुप्त काल में समाज कैसा था? देखो, समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में शायद आप जानते हो, नहीं भी जानते हो तो देखो, ब्राह्मण, 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में समाज विभक्त था, लेकिन व्यवसाय का बंधन उस समय शिथिल हो गया था। तो व्यवसाय क्या थे? ब्राह्मण का कार्य था अध्ययन अध्यापन कराना, अध्ययन अध्यापन कराना। क्षत्रिय का क्या काम था? देश की रक्षा करना। और वैश्य का क्या काम था? वाणिज्यिक क्रियाएं करना, खेती एवं व्यापार करना। और शूद्र का क्या कार्य था? इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो शूद्र सेवा प्रदाता था। ये इनके व्यवसाय थे। लेकिन गुप्त काल में आते आते ये वर्ण व्यवस्था तो ऐसी की ऐसी थी, लेकिन इन व्यवसायों का जो बंधन था वो शिथिल हो गया। यानी कि क्षत्रिय के कार्य वैश्य भी कर सकता था, या ब्राह्मण के कार्य वैश्य कर सकता था, या वैश्य के कार्य ब्राह्मण कर सकता था। तो इस तरह से व्यवसाय का बंधन उस समय गुप्त काल में शिथिल हो गया था। तो ये इस तरह से समाज गुप्त काल में था। अब किसी भी काल में हम देखते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, तो उस समय नारी की स्थिति को भी पढ़ते हैं। किसकी स्थिति? नारी की स्थिति। नारी की स्थिति कैसी थी? तो देखो, नारियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। एक पॉइंट हम लिखेंगे, महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय में बहुत सारी विद्वान नारियां भी हुई है। तो हम एक पॉइंट तो लिखेंगे कि नारियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। अब देखो, पुरुष की संपत्ति, किसकी संपत्ति? पुरुष की संपत्ति पर प्रथम अधिकार नारी का था, उसकी पत्नी का था। अधिकार पत्नी का था। यह चीज याद रखनी है कि पुरुष की संपत्ति पर प्रथम अधिकार उसकी पत्नी का था। सभी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में स्त्री भाग ले सकती थी या लेती थी? ले सकती थी। तो ये चीज़ भी याद रखना है कि पुरुष की संपत्ति पर पहला अधिकार उसकी पत्नी का था, और सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में स्त्री भाग ले सकती थी। उस समय पर्दा प्रथा नहीं थी। देखो, पर्दा प्रथा नहीं थी, या इसका अभाव था उस समय में। पर्दा यानी घूंघट निकालना, तो स्त्रियां घूंघट नहीं निकालती थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। देखो, उस समय विवाह के बारे में बताया। विवाह उस समय 8 प्रकार के होते थे। 8 प्रकार के। इन प्रकारों के बारे में अगली कक्षाओं में, जब तुम आगे कक्षाओं में जाओगे, और अगर तुम्हारे ये सब्जेक्ट चेंज हुआ, सामाजिक की जगह आपके कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा, तो विवाह के बारे में भी हम पढ़ेंगे। समाजशास्त्र में आता है विवाह के 8 प्रकार। कभी कभी इतिहास की किताबों में भी बताया जाता है। तो विवाह 8 प्रकार के होते थे। कुछ जातियों के बारे में बताया उस समय। तो कायस्थ, एक नाम याद रखना, कायस्थ गुप्त काल में एक वर्ग था, जाति नहीं थी। क्या था? वर्ग था। लेकिन ये बाद में जाति बन गई। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों को देखिए, तो गुप्त काल की हमारी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनको देखें और समाज को देखें, तो ये एक तरह से बढ़ती। हाँ, यहाँ एक लाइन पूरी लिख दूं मैं, ताकि तुम्हारे
ये एक प्रश्न, छोटा प्रश्न भी आया परीक्षा में तो याद रह जाएगा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, ये स्वर्ण युग भी कह सकते, स्वर्ण काल कहा जाता है। कि एक लाइन तो आपको, एक प्रश्न 1 नंबर का तो यहाँ से याद हो गया होगा। तो ये था गुप्त काल। अब हम आगे वाला वीडियो में पढ़ेंगे वर्धन वंश के बारे में।